जयपुर या आमेर का इतिहास। जयपुर या आमेर के इतिहास में हमने कल जो शुरुआत की थी वो हमने दुल्हे राय से शुरुआत की थी। दुल्हे राय के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कछवाहा राजवंश के राजस्थान के अंदर प्रथम शासक थे। 1137 में बड़गुजरों को पराजित करके और दौसा पे अधिकार किया। बाद में रामगढ़ को जीता, रामगढ़ को अपने राज्य की राजधानी बनाया और रामगढ़ के अंदर जमवाय माता का मंदिर बनवाया। 1137 में मीणाओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और इनका उत्तराधिकारी कोकिल देव अगला क्या बनता है? शासक बनता है। कोकिल देव के बारे में हमने पढ़ा था कि कोकिल देव ने 1207 ईस्वी के अंदर आमेर पे अधिकार किया और आमेर को अपने राज्य की क्या बनाया? राजधानी बनाया। और आमेर के अंदर अंबिकेश्वर महादेव का इन्होंने क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया। ये बात हमने पढ़ ली थी। फिर इसके बाद में अगले जो शासक पढ़े थे उस शासक में नाम पढ़ा था हमने राजदेव का। राजदेव के बारे में हमें जो एक बात याद रखनी है वो बात यह याद रखनी है कि इन्होंने आमेर के अंदर कदमी महलों का निर्माण करवाया और कदमी महलों के अंदर क्या होता था? आमेर के शासक का राज तिलक होता था। ये अपने बात ध्यान में रखनी है। अगले राजा कौन पढ़े थे? उनके बाद हमने चंद्रसेन। चंद्रसेन के बारे में कोई वैसे ज्यादा कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी। इतनी बात हमें ध्यान में रखनी थी कि उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा था पृथ्वीराज जो आगे चल करके चंद्रसेन के बाद में राजा बनता है। और इनके बारे में हमने एक बात तो पढ़ी थी पृथ्वीराज के बारे में कि इनके समय जो रामानुज संप्रदाय है उसकी पीठ यहां पर स्थापित होती है। स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? कृष्णदास पेहरी। किसको पराजित किया था इसने? चतुरदास को पराजित किया था। चतुरनाथ को क्या किया था? पराजित किया था। और चतुरनाथ का संबंध था वो कौन से संप्रदाय से था? कौन से संप्रदाय से? कापालिक संप्रदाय से संबंधित था। फिर हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज के समय इन्होंने एक तो इनका जो विवाह हुआ था वो बालाबाई से हुआ था। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी थी। और पृथ्वीराज ने आमेर राज्य को कितने भागों में बांटा था? 12 भागों के अंदर बांटा था, जिसके कारण नाम क्या पड़ गया था? 12 कोटड़ी पड़ गया था। और कौन से युद्ध के अंदर पृथ्वीराज वीरगति को प्राप्त हुए थे? खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोग के समय वीरगति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। यह बात पढ़ ली थी। फिर हमने एक बात यह पढ़ी थी कि इन्होंने अपने बड़े बेटे के स्थान पर दूसरे बेटे को क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन अपने बड़े बेटे का नाम क्या मिलता है? भीमदेव। भीमदेव ने पूर्णमल को पराजित कर दिया और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। और भीमदेव का बेटा है, एक का नाम है रतन सिंह, एक का नाम है आस्करण। कल कहां तक पढ़ा था हमने? हाँ, हमने ये पढ़ लिया था कि जैसे भीमदेव की मृत्यु होती है तो इसके बाद में रतन सिंह राजा बनता है और रतन सिंह की हत्या है वो भारमल करवा देता है। किसके द्वारा? आस्करण के द्वारा। और आस्करण उसे जहर देकर के हत्या कर देता है अपने रतन सिंह की और आस्करण राजा बनता है। जैसे ही आस्करण राजा बनता है तो भारमल क्या कहता है कि हत्यारा शासक नहीं हो सकता और आस्करण को हटा करके और भारमल क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। यह बात हमने पढ़ ली थी। अब आज जो हमने पढ़ना है वो भारमल को पढ़ना है या बिहारी मल को हमें पढ़ना है। आमेर राज्य का वास्तविक जो इतिहास है वो भारमल से ही शुरू होता है। भारमल का कुछ जगह नाम है वो बिहारी मल भी मिलता है। बिहारी मल। पहली बात कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1547 से लेकर के और 1574 तक इनका शासनकाल रहता है।
1547 से 1574। लगभग जब ये राजा बने थे तब इनकी आयु थी 50 वर्ष। 50 वर्ष की आयु में ये क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। जैसे ही भारमल शासक बनता है, भारमल के सामने कुछ समस्याएं आती है। जैसे पहली समस्या की अपने बात करें तो पहली समस्या थी एक तो आस्करण और दूसरा हमने पढ़ा था सुजा। कल मैंने आपको बताया था कि सुजा कौन था? कौन था सुजा? पूर्णमल का बेटा था। किसका बेटा था? पूर्णमल का। इधर सुजा राजा बनना चाहता है, इधर आस्करण है वो भी चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, वापिस भारमल को हटा करके राजा बन जाऊं। तो बिहारी मल या भारमल के सामने पहली समस्या है सुजा और आस्करण। दूसरी समस्या है मीणाओं के आक्रमण, क्योंकि मीणाओं से जीतकर इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की है। मीणा बहुल क्षेत्र है तो वो यहां पर पुनः क्या करना चाहते हैं? अधिकार करना चाहते हैं। इस समय भारमल क्या सोचता है? इसमें भारमल के दिमाग में जो बात चल रही है वो ये है कि इनसे एक ही शर्त पे निपटा जा सकता है कि हम किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ में क्या कर लें? संधि कर लें। संधि करने के प्रयास में रहता है। लेकिन अब देखो 1547 शेरशाह सूरी का शासनकाल कब था? 1540 से 45 तक। इसके बाद में चल तो सूर्यवंशी रहे, लेकिन इस 40 से पहले कौन राजा था? हुमायूं था। हुमायूं की हार हो जाती है शेरशाह सूरी के हाथों, इसलिए हुमायूं यहां से चला जाता है। लेकिन हुमायूं प्रयासरत है वापस दिल्ली का शासक बनने के लिए। और इस बात का पता इस भारमल को भी है कि आने वाले समय के अंदर अगला शासक कौन होगा? हुमायूं शासक होगा। तो अब शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले अपने बात करते हैं एक तो सुजा की और एक आस्करण की। इन दोनों की समस्याओं का अपने क्या कर देते हैं? समाधान करते हैं, फिर अपने आगे की बात पढ़ते हैं। पहले अपने बात करें इनमें तो जो सुजा है, सुजा किसका बेटा है? सुजा पूर्णमल का बेटा है। और भारमल के जो वंशज हैं वो कहां से आए हैं? नरवर से आए हैं। तो ये भारमल कहता है कि भाई अब आमेर के आसपास का शासक तो मैं हूं, अगर तुम्हें कोई जागीर चाहिए तो मैं आपको क्या है? नरवर की जागीर देता हूं। तो नरवर की जागीर किसे मिल जाती है? सुजा को मिल जाती है। और सुजा विद्रोह अपना समाप्त कर देता है और कहां चला जाता है? नरवर चला जाता है, संतुष्ट हो जाता है उस बात से। अब फिर से अपने बात करें तो कौन बच गया? अब बच गया आस्करण। आस्करण अब विद्रोह करता है वापिस शासक बनने के लिए। आस्करण अपने शेरशाह सूरी था दिल्ली का शासक, तो उसके जो लड़के होते हैं, लड़कों में एक लड़के का नाम मिलता है अपने को सलीम शाह सूर। सलीम शाह सूर है वो शेरशाह सूरी का बेटा है, इसकी शरण में चला जाता है और ये अजमेर के आसपास रहता है। सलीम शाह सूर है जो सलीम शाह सूर शेरशाह सूरी का बेटा है और कहां रहता है? अजमेर के आसपास वाले क्षेत्र में इसका क्या है? अधिकार है। यहां पर इसके कुछ सेनापति भी रहते हैं। तो ये आस्करण कहां चला जाता है? इस सलीम शाह सूर के पास चला जाता है। सलीम शाह सूर के पास में जाकर अपनी समस्या को बताता है। तब सलीम शाह सूर अजमेर के अंदर इसका एक जो सूबेदार नियुक्त होता है हाजी खां, उस हाजी खां पठान के सहयोग से, इसका सेनापति कौन है? हाजी खां है। और हाजी खां को सलीम शाह सूर कहता है कि आप किसकी मदद करो? आस्करण की। तो आस्करण इस हाजी खां के सहयोग से भारमल पे आक्रमण करने की क्या बनाता है? योजना बनाता है और सेना लेकर के आता है हाजी खां और आस्करण। तो कहते हैं कि भारमल इस हाजी खां को पैसे देकर के अपनी ओर मिला लेता है, इसलिए हाजी खां पैसे लेकर के वापस अजमेर की ओर लौट जाता है और आस्करण अपने कहते हैं कि ये अलवर की तरफ निकल जाता है। यानी कि इसका विद्रोह भी एक प्रकार से क्या सफल होता नहीं है। अब आगे की कहानी क्या है? अब एक इस बहाने से भारमल की मुलाकात किससे हो गई? इस हाजी खां पठान से हो गई, हाजी खां से हो गई। अब इसी दौरान जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सूरवंश है, लेकिन दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे हरियाणा के आसपास के जो क्षेत्र है, यहां पर हुमायूं के कुछ सेनापति है या कुछ सामंत है, वो भी यहां पे क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। यानी कि शेरशाह सूरी ने सारा क्षेत्र नहीं जीत पाया था, कुछ एक क्षेत्रों पे उसने अधिकार किया था।
तो यहां पर अपने दो व्यक्ति पढ़ते हैं, एक का नाम है मजनू खां, मजनू खां, और एक का नाम है चगतई खां, चगतई खां। ये हुमायूं के सेनापति है, एक प्रकार से हुमायूं के सामंत अपने बोल सकते हैं। और ये हाजी खां पठान किसका सामंत है? सालिम शाह सूर का है। तो यानी कि एक दूसरे के दोनों क्या है? दुश्मन है। तो हाजी खां पठान कहते हैं कि एक बार इन दोनों के क्षेत्र पे क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में ये रहते हैं। तब इनका बीच बचाव करने के लिए जो व्यक्ति आता है वो व्यक्ति भारमल होता है। और भारमल कहते हैं कि हाजी खां आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और कहते हैं कि इन मजनू खां और चगतई खां को एक प्रकार से आजाद करवा दिया जाता है। ये व्यक्ति है हुमायूं के, हाजी खां पठान है सलीम शाह सूर का। तो सीधी सी बात है कि भारमल जब इनकी मदद करेगा तो ये इस बात से खुश होंगे, क्योंकि भारमल ने इनकी क्या की है? मदद की है। आगे चल करके 1556 में, 1555 में मान लो कि 1555 में वापस शासक कौन बन जाता है? हुमायूं बन गया। लेकिन हुमायूं ज्यादा समय तक शासक रहता नहीं है, 56 के अंदर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और यहां पर हेमू अधिकार कर लेते हैं दिल्ली पे। और हेमू को पराजित करके कौन राजा बनता है? अकबर राजा बनता है। जब अकबर शासक बनता है तब ये भारमल इस मजनू खां और चगतई खां इन दोनों को कहता है कि मेरी मुलाकात आप किससे करवाइए? मेरी मुलाकात आप अकबर से करवाइए। क्योंकि भारमल अब वृद्ध हो चुका है और भारमल ये देख रहा है कि मुझे कोई एक ऐसी शक्ति का साथ मिल जाए जिससे मैं अपने राज्य को क्या कर सकूं? सुरक्षित कर सकूं। इस प्रयास के अंदर है। तो अब भारमल की जो मुलाकात है ये दिल्ली के अंदर अकबर से होती है। अब जो दिल्ली का किला है उसे तो अपने लाल किले के नाम से जानते हैं, ये बाद में बना है। पहले जो किला होता था जिसे वो वर्तमान के अंदर पुराने किले के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि भारमल की और अकबर की जो पहली मुलाकात है वो दिल्ली के पुराने किले के अंदर होती है। और इस पुराने किले के अंदर जब मुलाकात होती है तब कहते हैं कि दो पागल हाथी आपस में लड़ रहे होते हैं। और अकबर कहते हैं कि कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि अकबर हाथी पे बैठा था, कुछ कहते हैं कि अकबर ऊपर महल से देख रहा था और लोगों को कह रहा था कि इन हाथियों को क्या करवाइए? शांत करवाइए। तभी वहां पे कौन आता है? तभी वहां पे भारमल आता है। भारमल सोचता है कि अपनी अगर इज्जत बनानी है ना तो ये आखिरी और पहला मौका यही है अकबर के सामने जिससे क्या है अपनी इज्जत बन सकती है। तो कहते हैं कि इन दोनों हाथियों को शांत कौन कर देता है? भारमल इन दोनों हाथियों को शांत कर देता है, जिससे अकबर क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है कि भाई इतना खतरनाक जो हाथी हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया? शांत कर दिया। और वहां पर इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। पहली मुलाकात होती है दिल्ली के पुराने किले के अंदर अकबर की और किसकी? अपने भारमल की मुलाकात होती है। तब कहते हैं कि भारमल कहता है कि मुझे आपकी क्या स्वीकार करनी है? अकबर की क्या स्वीकार करनी है? अधीनता स्वीकार करनी है। लेकिन कहते हैं कि अकबर यहां पर अधीनता स्वीकार करते नहीं है इनकी, कि आप मतलब अधीनता स्वीकार करिए, अपने बाद में देखेंगे। इस बात को टाल दिया जाता है क्योंकि लगभग 1556 की बात है। तो 1556 के पास में सीधी सी बात है कि अकबर के पास में कोई शक्तियां थी नहीं, क्योंकि अकबर वास्तविक शासक कब बनता है? 1560 के बाद में बनता है, बैरम खां को हटा करके। पहले जो भी सरक्षक है या जो भी राज्य संभालता है वो बैरम खां है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न तो ये आता है कि पहली मुलाकात कहां हुई? तो पहली मुलाकात है वो भारमल और अकबर की दिल्ली के पुराने किले के अंदर होती है। दूसरी मुलाकात के बारे में जब अपने पढ़ते हैं कि अकबर अजमेर आया करता था। कहां आता था? अजमेर। अजमेर क्यों आता था अकबर? अजमेर के अंदर दरगाह है और वहां दरगाह पर जियारत करने के लिए अकबर आता था। तो कहते हैं कि 1562 के अंदर अकबर अजमेर के अंदर जियारत करने के लिए आ रहा होता है। उसी समय जो दूसरी मुलाकात होती है वो चगतई खां करवाता है अपने सांगानेर के अंदर। सांगानेर के अंदर जब मुलाकात होती है अकबर और भारमल की, तब भारमल का टारगेट फिक्स है कि अपने को क्या इसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने हैं। तब वही बात है कि वो कहते हैं कि आप क्या कीजिए, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूं, भारमल कहता है। लेकिन अकबर कहता है कि ठीक है, अधीनता आप स्वीकार कर लो, लेकिन इससे ज्यादा
आगे एक बार कुछ नहीं है कि मैं एक बार जियारत करने के लिए जा रहा हूं और उसके बाद में आगे की जो भी बात है वो अपने बाद में डिसाइड करते हैं। तो अपने को कुछ जगह तो बात अलग अलग मिलेगी, यहां पे कुछ किताबों में तो मिलेगी कि दूसरी मुलाकात के दौरान अकबर की अधीनता भारमल ने स्वीकार की सांगानेर के अंदर। कुछ जगह अपने को जो बात मिलेगी वो ये मिलेगी कि यहां पर अधीनता स्वीकार नहीं करते, अधीनता स्वीकार की जाती है सांबर झील के किनारे, जहां हरकाबाई का विवाह करता है भारमल, अपनी बेटी का विवाह किससे करता है, अकबर से करता है। दोनों ही बात मिलती है, अपने दोनों ही बात ध्यान में रख लेंगे कि दूसरी मुलाकात सांगानेर में हुई है, ठीक है। और यहां से अकबर कहां जाता है, अजमेर जाता है। अजमेर से लौटते समय जब वापिस आता है तब अकबर है वो सांबर आता है। जब सांबर आता है तो सांबर के अंदर अब जो भारमल है, भारमल के एक बेटी है, बेटी का नाम क्या है, हरखाबाई। इस हरखाबाई का विवाह किससे किया जाता है, अकबर से किया जाता है। अकबर और किसका विवाह, हरखाबाई का विवाह, या हरका भी आपको मिल सकता है, हरकाबाई का क्या हो गया, विवाह होता है। इस प्रकार से एक तो ये पहला वैवाहिक संबंध होता है मुगल और राजपूतों के बीच में। एक अपने ये कह सकते हैं कि राजस्थान का पहला राजवंश कछवाहा राजवंश है जो मुगलों की क्या करता है, अधीनता स्वीकार करता है और सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। तो पहले अपने क्या करते हैं, यहां तक की जो बात है ना उस बात को अपने, जो बात नोट करने वाली है वो बात अपने नोट कर लेते हैं भी क्या क्या बात यहां से अपने से पूछी जा सकती है। समझ में तो आई होगी यहां तक, चलो ठीक है, फिर अपने नोट कर लेते हैं। तो हमने हेडिंग क्या लगाई थी, भारमल। भारमल का शासनकाल हमने लिखा था 1547 से 1574 तक। एक बात तो ये अपने नोट कर लेंगे कि 50 वर्ष की आयु में शासक बने, 50 वर्ष की आयु में शासक बने। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि भारमल के समक्ष समस्याएं, भारमल के समक्ष समस्याएं, जब ये राजा बना तब इसके सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो इसके सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है सुजा व आस्करण का विद्रोह है, इसे दबाना है। ये विद्रोह कर रहे हैं, इसको क्या है, दबाना। और दूसरा क्या है, मीणाओं का आक्रमण। मीणा आक्रमण कर रहे हैं, उन आक्रमणों से अपने राज्य को क्या करना है, सुरक्षित करना है। तो समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होता है, अपने शॉर्ट ही लिखते हैं, कोई ज्यादा अपने लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि जो सुजा है, सुजा, सुजा को कहां की जागीर दी, नरवर की जागीर, जागीर दी। नरवर की जागीर देने के बाद में ये तो नरवर चला गया मध्य प्रदेश के अंदर, इसने किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं किया। दूसरा व्यक्ति कौन है, आस्करण, आस्करण। तो आस्करण के बारे में लिखेंगे कि हाजी खां पठान, ब्रैकेट में लिख देंगे अजमेर, के सहयोग से आक्रमण, सहयोग से आक्रमण। किसने किया ये आक्रमण, आस्करण ने किया। तो हुआ क्या, भारमल ने हाजी खां को अपनी ओर मिलाया, अपनी ओर मिला लिया, भी पैसे दे दिए, जिसके कारण के हाजी खां किस ओर मिल गया, भारमल की तरफ मिल गया, मित्र बन गया। और एक भारमल और काम करता है, वो बात ज्यादा जरूरी है कि ये किसकी मदद करता है, ये मजनू खां और चकदई खां की क्या करता है, मदद करता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये दूरदर्शी सोच का आदमी था।
इसने पहले ही सोच लिया था कि आने वाले समय के अंदर जो राजा बनेगा वो राजा वापिस कौन बनेगा, कोई मुगल बनेगा, और मुगल सेनापतियों की ये क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि जो अपने बात करें कि मजनू खां और चगदई खां है, ये नारनौल हरियाणा के आसपास का जो एरिया है वहां के सामंत होते हैं, और इन पे आक्रमण कौन करता है, हाजी खां पठान आक्रमण करता है। तो हम वो कहानी न लिख करके सीधी सी एक बात लिख देते हैं कि भारमल ने चगतई खां व मजनू खां को हाजी खां पठान से आजाद करवाकर मुगलों से मित्रतापूर्ण संबंधों की शुरुआत की। भाई सीधी सी बात है कि यह हाजी खान ने तो आक्रमण उन पे इसलिए किया था कि वो किसके हैं, अपने सामंत, एक प्रकार से भी हुमायूं के सामंत है। लेकिन ये भारमल बीच में आकर कहते हैं कि ये भी मेरे मित्र है और हाजी खान आप भी मेरे मित्र हो, आप इन पे आक्रमण मत कीजिए, ऐसा सही नहीं है। तो इसने दोनों ही तरफ क्या है, अपनी मित्रता बढ़ा ली, और इसे पता था कि आने वाले समय में मुगल शासक बनेंगे। तो अब ये जो मजनू खां और चगदई खां है ना, यही आगे जाकर के क्या है, मुगलों के साथ भारमल की क्या करवाता है, मुलाकात करवाता है। तो अब हम जो आगे बात लिखेंगे वो लिखेंगे कि भारमल की अकबर से मुलाकात। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? भारमल की अकबर से मुलाकात। तो पहले तो हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अकबर शासक कैसे बना। तो अकबर भाई एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध। ये और ये युद्ध कौन सा है, सेकंड युद्ध है। कब होता है, 1556 में होता है। इसमें एक तरफ तो कौन होता है, अकबर होता है, और दूसरे तरफ कौन होता है, हेमू होता है। हेमू की इस युद्ध में हार होती है, अकबर की इस युद्ध में क्या होती है, जीत होती है। और इसका एक सेनापति होता है, सेनापति का नाम क्या है, बैरम खां। इस युद्ध के अंदर जो आगे जाकर के अकबर का क्या बनता है, संरक्षक बनता है। इस प्रकार अकबर ये कहां का शासक बन जाता है, दिल्ली का शासक बन जाता है, दिल्ली का शासक बना। इसी प्रकार से नोट कर दो, अपने कोई ज्यादा लाइन में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे ताकि समझ में भी आ जाए और अपना प्रश्न भी सही हो जाए। अब जैसे ही अकबर राजा बनता है, राजा बनने के बाद में भारमल क्या सोच रहा है, भारमल यही सोच रहा है कि कैसे अकबर से मुलाकात की जाए। तो पहली मुलाकात है वो 1556 में ही होती है, भारमल और अकबर की। और मजनू खां ये मुलाकात करवाता है, और दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है वहां पर मुलाकात होती है। तो लिखेंगे प्रथम मुलाकात, प्रथम मुलाकात 1556। एक बात तो ये लिख देंगे कि मजनू खां ने करवाई, मजनू खां ने करवाई। स्थान कौन सा था, तो दिल्ली का कौन सा किला, पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला नामक स्थान पर यह मुलाकात होती है। मुलाकात में जो बात होती है वो मैंने आपको बताई थी कि पागल हाथी को कौन नियंत्रित करता है, तो वो कोई लिखने वाली बात नहीं है, वो बात लिखने वाली नहीं है कि ना वहां से कोई प्रश्न आने वाला है कि किसने
पागल हाथी को कंट्रोल किया था, ऐसी कोई बात है वो आने वाली नहीं है। अब अपने लिखते हैं द्वितीय मुलाकात। ये द्वितीय मुलाकात कब हुई? द्वितीय मुलाकात, और इन दोनों मुलाकातों से ही है ना वो प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर। द्वितीय मुलाकात, तो द्वितीय मुलाकात होती है 1562 के अंदर। अब की बार जो मुलाकात है वो कौन करवाता है? चगतई खां करवाता है। चगतई खां ने करवाई। स्थान, तो स्थान कौन सा है? सांगानेर। स्थान कौन सा है? सांगानेर। अब ये बात शायद मैंने आपको नोट करवाई है कि सांगानेर की स्थापना किसने की थी? सांगा ने, सांग सिंह ने या सांगा सिंह ने क्या की थी? स्थापना की थी। और सांगा सिंह किसका बेटा था? किसका बेटा था? पृथ्वीराज का बेटा था, है ना। भारमल से बड़ा था सांगा सिंह, उसने की थी। ठीक है, तो सांगानेर की स्थापना सांगा सिंह ने की थी। एक ये बात अपने ध्यान में रख लेंगे। अब चगतई खां ने करवाई, स्थान है सांगानेर। और कहते हैं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो अधीनता स्वीकार होती है वो इस दूसरी मुलाकात के दौरान ये अधीनता स्वीकार करता है। तो हम लिख देंगे कि भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कौन से स्थान पे? सांगानेर में। सांगानेर में अधीनता क्या होती है? स्वीकार की जाती है। कहते हैं कि इस दौरान अकबर जा कहां रहा होता है? अजमेर जा रहा होता है जियारत करने के लिए। तो यहां से अकबर कहां चला गया? इस अधीनता, जैसे इसने अधीनता स्वीकार की, अकबर तो अजमेर चला गया। अकबर अजमेर चला गया जियारत हेतु, जियारत हेतु। लेकिन जब अकबर अजमेर से लौटता है तब कौन से स्थान पे आता है? सांबर नामक स्थान पे आता है। और सांबर नामक स्थान पे जब ये आता है तब कहते हैं कि 6 फरवरी 1562 को अकबर की जो शादी है वो भारमल की बेटी हरकाबाई के साथ में की जाती है। तो अपने नोट कर देते हैं कि सांबर, इस सांबर में किसकी शादी होती है? तो अकबर, अकबर संग कौन है? हरखाबाई। इसका कुछ जगह अपने को आगे नाम मिलेगा शाही बाई। शाही बाई भी अपने बोल सकते हैं, इसको मिल जाएगा। हो सकता है ऑप्शन में हरकाबाई आए ना, तब हम क्या नोट करेंगे? तब अपने शाही बाई नोट करेंगे। और विवाह कब होता है? तो 6 फरवरी 1562 को। तारीख तो लिखनी जरूरी है शुभ विवाह की। तो 6 फरवरी 1562। और अकबर और हरकाबाई से, अकबर और हरखाबाई से एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम क्या है? क्या नाम था? सलीम। और सलीम जब राजा बनता है तब कौन सी नाम से राजा बनता है? जहांगीर नाम से क्या बनता है? राजा बनता है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है, तो इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही नोट कर लीजिए, कोई ज्यादा लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही ये विवाह होता है, ये जो घटना होती है अधीनता वाली, तब यहां से 3-4 प्रश्न बनते हैं अपने सामने। वो 3-4 बातें अपने को नोट करनी पड़ेगी। कौन कौन सी बात है वो? तो एक बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक। तो प्रथम शासक कौन सा हो जाएगा? भारमल। ठीक है,
मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजवंश कौन सा हो जाएगा? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजवंश। तो राजवंश कौन सा? कछवाहा। एक प्रश्न ये बनेगा कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजवंश। तो राजवंश कौन सा है? कछवाहा। ये प्रश्न आते रहते हैं पेपर में, तो इनको अपने नोट करेंगे। कर लिया नोट? ये इधर वाला तो कर लिया? अब अपने एक बात यहां पे नोट करेंगे कि हरकाबाई की उपाधि, हरकाबाई की उपाधि कौन कौन सी है और कौन कौन व्यक्ति इन्हें क्या क्या उपाधि देते हैं, आ जाता है प्रश्न यहां से भी। तो एक तो अपने को जो ध्यान में रखना है, एक तो नाम ध्यान में रखना है मरियम। मरियम जो उपाधि है ये अकबर देता है। शांति रखो, शांति। मरियम उपाधि किसने दी है? अकबर ने। एक अकबर इन्हें कहता है जोधबाई, नए की जोधाबाई। क्या कहता है? जोधबाई। यह भी किसने दी है? अकबर ने दी है। फिर एक उपाधि अपने को ध्यान में रखनी है उज्जमानी। उज्जमानी शेख सलीम चिश्ती थे, जो एक संत थे, उन्होंने दी थी उज्जमानी। किसने दी? शेख सलीम चिश्ती ने। और बाद में जहांगीर आगे चल करके इन्हें उपाधि देता है मरियम उज्जमानी। ये उपाधि कौन देता है? जहांगीर देता है अपनी माता। ठीक है, तो अलग अलग ध्यान रखना है। मरियम किसने दी है, उज्जमानी किसने दी है, जोधबाई अलग है और मरियम उज्जमानी दोनों साथ में अलग है। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक जब अपने इतिहास के अंदर जब शिलालेख पढ़ते हैं ना, तब एक शिलालेख की बात आती है, बरबत शिलालेख। और बरबत शिलालेख के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है कि इस शिलालेख के अनुसार जो मुगलों और राजपूतों के बीच में पहला वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है ना, उसकी जानकारी हमें बरबत शिलालेख से ही मिलती है। और इस शिलालेख को बयाना के अंदर स्थापित किया गया। बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर के अंदर, वहां इसको स्थापित किया गया है। और निर्माण के बारे में जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि निर्माण इसका मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी का मतलब तो सीधी सी बात एक ही होगी कि इसका निर्माण किसने करवाया है? हरकाबाई ने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। तो एक ये अपने को ध्यान में रखना है कि मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जानकारी हमें बरबत शिलालेख से मिलती है। तो हम लिख देते हैं बरबत शिलालेख कहां है? तो बयाना, भरतपुर में। दूसरी बात क्या जानकारी मिलती है? मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध
वैवाहिक संबंध की जानकारी। ये लगवाया किसने? तो इसकी स्थापना अपने लिख सकते हैं कि मरियम उजमानी, या हम कह सकते हैं कि हरखा बाई ने इसकी क्या करवाई? स्थापना करवाई। अब कुछ किताबों में यह मिलता है अपने को कि हरखा बाई एक बारबल की कोई ईरानी दासी थी, उस ईरानी दासी की क्या थी? पुत्री थी। और कुछ जगह अपने को नॉर्मल ये मिलता है कि हरखा बाई है वो अपने बारबल की। अब कैसे ये थी पुत्री? किसकी? बारबल की ही पुत्री थी। तो ये पहला मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध माना जाता है। अब जैसे विवाह होता है, विवाह होने के बाद में क्या होती है? विदाई होती है। होती है क्या विदाई? विदाई होती है। तो विदाई के अंदर यहां से कौन कौन जाते हैं? यहां से हरखा बाई के साथ में दो व्यक्ति परमानेंट जाते हैं इनके परिवार से अकबर की सेवा के अंदर। एक तो है बारमल का बेटा भगवंत दास और दूसरा है बारमल का पोता मानसिंह। ये दोनों कहां जाते हैं? अकबर की सेवा के अंदर चले जाते हैं, आगरा। तो ये बात अपने को नोट करनी है कि इस दौरान भारमल का पुत्र भगवंत दास तथा पौत्र मानसिंह अकबर की सेवा में आगरा गए। ये आगे अपने को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बारमल के बाद में जो राजा बनने वाला है वो भगवंत दास है और भगवंत दास के बाद में जो राजा बनने वाला है वो कौन है? मानसिंह। तो लगभग इनके जितने भी सैनिक अभियान होते हैं वो अकबर के अधीन ही है। अकबर के सेनापति के रूप में ये क्या करते हैं? आगे चलकर कार्य करते हैं। अब एक बात अपने को यह भी ध्यान में रखनी है कि अब अकबर अधीनता स्वीकार कर रहा है, अकबर की अधीनता अपने बारमल स्वीकार कर रहा है और साथ में क्या है? वैवाहिक संबंध जो स्थापित हो रहे हैं। तो अकबर के लिए भी ये बात है वो कम नहीं है, क्योंकि अकबर भी तो ये चाहता है कि कुछ मेरे यहां पर सहयोगी हो। अगर कुछ मेरे सहयोगी होंगे तो सीधी सी बात है कि आगे मेरा साम्राज्य विस्तार करने के अंदर क्या होगी? सहायता मिलेगी उस चीज से। तो जैसे ही अपने बारमल अधीनता स्वीकार करता है तो एक तो अकबर इसे उपाधि देता है राजा की और दूसरी उपाधि बारमल को मिलती है अमीर उल उमरा की। दोनों उपाधियां कौन देता है? अकबर देता है। 5000 का मनसब देता है। और ऐसा माना जाता है कि मुगल परिवार के अलावा और किसी भी व्यक्ति को 5000 का मनसब प्राप्त नहीं था। सबसे पहले 5000 का जो मनसब मिला है ना वो किसको मिला है? बारमल को मिला है। तो ये एक बारमल का अपने को मनसब याद रखना है, एक मानसिंह का मनसब थोड़ा सा याद रखना है, एक मिर्जा राजा जय सिंह का मनसब याद रखना है। बाकी मनसब याद नहीं रखने अपने को। तीन ही व्यक्तियों के मनसबों का अपने को ध्यान में रखना है। मनसब का मतलब क्या है? मनसब का मतलब है, मनसब में दो चीज है, जात व सवार। जात व सवार यानी कि जो भी राजा अधीनता स्वीकार कर रहा है उसको कुछ घोड़े अकबर की सेवा में भेजने होंगे, घुड़सवार सैनिक और घोड़े, जिनके ऊपर एक दाग लगेगा। दाग लगने का मतलब है आज के टाइम में अपने बोलते हैं ना ठप्पा लगा देना। इस प्रकार का ठप्पा लगेगा कि ये घोड़ा है, ये अकबर की सेवा के अंदर है और इतने इस राजा के इतने घोड़े इसकी सेवा के अंदर है। और एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि मनसब है। मनसब अपने एक प्रकार से अपने ऐसे कह सकते हैं कि वेतन का या सम्मान का प्रतीक है। वेतन या क्या है? सम्मान का प्रतीक है। यानी कि जितना ज्यादा मनसब, भाई आज का सिस्टम क्या है कि जिस व्यक्ति की सैलरी जितनी ज्यादा है उसकी समाज के अंदर प्रतिष्ठा उतनी ज्यादा है। वैसे ही जितना ज्यादा मनसब मिला होगा व्यक्ति को, एक प्रकार से वेतन ही मान लो कि जितना ज्यादा मनसब मिलेगा
उतनी ही उसकी क्या है, समानता प्रतिष्ठा है, वो उस दरबार के अंदर क्या हो जाएगी, एक प्रकार से ज्यादा हो जाएगी। तो अकबर के परिवार के अलावा अगर किसी को 5,000 का मनसब पहली बार मिला था, वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति बारमल था। तो अपने नोट करते हैं कि अकबर बारमल को कौन कौन सी उपाधियां देता है और कितना इन्हें मनसब मिलता है। ये नोट कर लिया इधर वाला, इधर नोट कर देते हैं। चलो अकबर ने बारमल को 2 उपाधियां दी, 2 उपाधियां दी। एक तो कौन सी उपाधि है? राजा की, और दूसरी उपाधि कौन सी है? अमीर उल उमरा। मनसब कितना मिला है? मनसब मिला है 5,000। ठीक है, शाही परिवार के अलावा सर्वोच्च मनसब है ये। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को 5,000 का मनसब मिला है शाही परिवार के अलावा, तो लिखेंगे शाही परिवार के अलावा सर्वोच्च मनसब, सर्वोच्च मनसब। टाइम हो गया क्या? चलो ये अपने पूरा करते हैं फिर। तो एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब अकबर की नीति क्या है? अकबर की अपने जो नीति पढ़ते हैं, नीति है सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति का मतलब क्या है कि या तो दोस्त बनाओ, जो भी पड़ोसी राजा है उसको क्या बनाया जाए? दोस्त बनाया जाए। अगर दोस्त बनने से इनकार करे, यानी कि अधीन किया जाए या दोस्त बनाया जाए, एक ही बात है, या तो अधीन किया जाए या दोस्त बना लिया जाए। अगर दोस्त नहीं बन रहा है, अधीन नहीं हो रहा, तो दमन कर दो, मार दो उसे, पराजित कर दो। ये इसकी क्या है? नीति है। तो हम लिख देंगे, एक बात अपने नोट करते हैं कि अकबर की नीति क्या है। इसी नीति के तहत तो आगे जाकर के अपने नागौर दरबार पढ़ते हैं। तो अकबर की नीति, अकबर की नीति तो लिखेंगे सुलह कुल की नीति। सुलह का मतलब तो है दोस्ती कर लो, या क्या अपने कह सकते हैं कि अधीनता, अधीनता स्वीकार कर लो। अगर ये नहीं मान रहे तो क्या है, या उसका क्या कर दो? दमन कर दो। ये नीति रही। और इसी नीति के तहत कहते हैं कि बारमल है, ये दूरदर्शी आदमी था। बारमल ने अकबर से कहा कि देखो जहांपना, लड़ाई करने में सारों के साथ में लड़ाई करेंगे, किस किस के साथ लड़ाई करते फिरेंगे। और राजस्थान वालों का तो मैं बता देता हूं आपको कि ये तो एक दूसरे से वैसे ही परेशान है। आप ऐसे करो कि राजस्थान के बीच में जाके बैठ जाओ, लगभग तो अब आपके पास के अपने आप ही आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे उनको अपने युद्ध में क्या कर देंगे? पराजित कर देंगे। तो कहते हैं कि बारमल के कहने पर ही अकबर क्या लगाता है? नागौर दरबार लगाता है। तो लिख दीजिए, लिखिए 1570 में, 1570 में बारमल के सुझाव पर, बारमल के सुझाव पर अकबर ने नागौर दरबार लगाया, नागौर दरबार लगाया। यह प्रश्न आता है कई बार कि किसके सुझाव पे या किसके सहयोग से? तो बारमल के सुझाव पर और बारमल के सहयोग से ही अकबर नागौर के अंदर दरबार लगाता है। और आगे चल करके अपने पढ़ेंगे कि इस नागौर दरबार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो अकबर की क्या करते हैं? अधीनता स्वीकार करते हैं। अब लास्ट बात जो अपने को बारमल के अंदर याद रखनी है कि बारमल के बेटे कौन कौन थे। तो बारमल के 3 बेटे थे। बारमल के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। बाकी बारमल के बारे में अलावा, इसके अलावा और कोई बात नहीं पढ़नी अपने को। तो बारमल के पुत्र, बारमल के पुत्र, तो बारमल के 3 पुत्र थे। एक नंबर पे अपने बात करें तो सबसे बड़ा बेटा है, उसका नाम है भगवान दास। एक बेटे का नाम क्या है? भगवान दास। और भगवान दास की उपाधि थी बांके राजा।
भगवान दास की उपाधि क्या थी? बांके राजा। इनके बारे में अपने को कोई ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, अकबर ने दी थी, अकबर द्वारा प्रदत्त। 2 नंबर पे अपने को ध्यान में रखना है भगवंत दास। दूसरा बेटा कौन है? भगवंत दास। कुछ इतिहासकार दोनों को एक ही बताते हैं, अलग अलग है दोनों, एक नहीं है। एक भगवान दास है, दूसरा भगवंत दास है, और तीसरा है जगन्नाथ कछवाहा। तीसरा कौन है? जगन्नाथ कछवाहा या जगन्नाथ सिंह कछवाहा। ये भी आगे जाकर के अकबर का सेनापति रहेगा। ये भगवंत दास ही आगे जाकर के अकबर का क्या रहेगा? सेनापति रहेगा। और दोनों ही अपने देखें कि जगन्नाथ जो कछवाहा है, आगे जाकर के महाराणा प्रताप के खिलाफ ही क्या है, अपने सैन्य के बयान लेकर के जाएगा अकबर के। और भगवंत दास है जो चित्तौड़ का जो आक्रमण होता है 1567 का, तो उसके अंदर जो सेनापति के रूप में कौन जाता है? वो भगवंत दास जाता है। वो अपने भगवंत दास के अंदर पढ़ेंगे। बारमल के अंदर जो पढ़नी थी ना बात, वो इतनी बात पढ़नी है कि पहली मुलाकात कब हुई, दूसरी मुलाकात कब हुई, और पहली और दूसरी मुलाकात करवाई किसने, अधीनता कहां स्वीकार की, विवाह कब हुआ, और विवाह के बाद में कौन कौन साथ गए सेवा के अंदर, तो भगवंत दास और मानसिंह। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी। आज अपने इतना ही करते, कल अपने जो स्टार्ट करेंगे वो भगवंत दास स्टार्ट करेंगे। कोई बात समझ में नहीं आई हो, पूछनी हो कोई बात? आ गई समझ में सारी कुछ? ठीक है।